बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बीवी से नफ़रत करता था। एक रात मैंने गुस्से में आकर अपनी बीवी को मारना पीटना शुरू कर दिया। इतना मारा कि वो मर गई। तो मैं डर के मारे उसे पानी की टंकी में फेंक दिया और सबको बताया कि बीवी भाग गई है। अगले दिन फ़ोन आया कि आपकी बीवी के नाम 5 करोड़ की लॉटरी निकली है, कूपन कोड लाकर रकम ले जाएं। बीवी को तो मार दिया था, ससुराल पता क्या? तो उन्होंने कहा कि वो कोड तो बीवी के टांग पर बंधा हुआ था। जैसे ही रात हुई मैंने टंकी खोली तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं हैरत से गिर पड़ा, क्योंकि मेरा नाम जैन है। मेरी शादी मेरी माँ ने अपनी मर्ज़ी से की थी। उनका कहना था कि मैं इस लड़की के साथ बहुत खुश रहूँगा। दरअसल मैंने बचपन से गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी थी। बाप बेचारा सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता था और उस पर जो उन्हें रोज़ाना गुजारने लायक उजरत मिलती वो हम 6 भाई बहनों की रोकी सूखी खाने में चली जाती। अम्मा भी अपनी पूरी कोशिश कर देती थी कि कोई हुनर आजमा कर थोड़ा बहुत मुश्किल वक्त के लिए जोड़ लें। यूँ हमने तरस तरस कर रखा सूखा खाकर बचपन गुजारा और बड़े हुए। मुझे यह गुर्बत की ज़िंदगी बहुत बुरी लगती थी, जिसमें तरस तरस कर जीना होता था। किसी को अच्छा पहने और खाते देखकर मेरा दिल तरस जाता था। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी अमीर लड़की से शादी करूंगा। मेरी शक्ल सूरत तो बहुत अच्छी थी, बस जेब खाली और काम निकम्मों जैसे थे। मैंने अम्मा से कहना शुरू कर दिया कि मेरी शादी किसी अमीर लड़की से करवाएं। अम्मा ये सुनकर पहले तो हैरान होती, फिर मुझको कोसती और डांटते हुए कहती कि बिल्ली के ख्वाब में छछेड़ी वाली मिसाल न बनो। गरीब की औलाद हो, गरीब की बन कर रहो और गरीबों की औकात जितने ही ख्वाब देखो। वो कहती हैं कि खुद कुछ करो, पढ़ो और लिखो, आगे बढ़ो, किसी काबिल बनो। ऐसे निकम्मे रहोगे तो कौन पागल होगा जो तुमसे अपनी बेटी ब्याहेगा। अम्मा की बात तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं भी पीछे हटने वाला नहीं था। मैं सोच लिया था कि शादी करूँगा, ऐसी लड़की से करूँगा जो अमीर कबीर हो, खूब पैसे वाली हो। अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए मैंने दिन रात अपने ऊपर मेहनत करना शुरू की। जाहिर है कि आजकल की लड़कियां किसी की जेब देखकर नहीं बल्कि खूबसूरत शक्ल सूरत पर ज़्यादा ही मर मिटती हैं। मेरी शक्ल तो थी ही, बस थोड़ा सा खुद को तराश खराश कर पॉलिश किया तो मज़ीद निखर गया। फिर 2-4 दिन किराए के कपड़े और बूट शूट पहन कर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखने लगा था और यूं लगने लगा जैसे किसी अमीर बाप की इकलौती औलाद हूँ, और यूं ही जाकर यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा हो जाता। बहुत अरसे तक ये काम करने से कोई काम तो नहीं बना, बल्कि उल्टा किराए वाले आदमी का कर्जा बढ़ गया। अम्मा को कहा कि कर्जा उतार दे तो उसने साफ मना कर दिया। अब्बा से कुछ नहीं कह सकता था, लिहाजा खुद ही छोटा मोटा काम करना शुरू किया। लड़की मिलती ना मिलती, लेकिन अगर किराए वाले का कर्जा ना उतारता तो मेरा हश्र नश्र हो जाता। अमीर लड़की के चक्कर में खुद भी सड़क पर आ जाता। फैशन तो दूर की बात है, तन के कपड़े भी जिस पर ना रहते। इसलिए अब मैं छोटा मोटा ही सही लेकिन काम करने लगा। रोज़ की कुछ ना कुछ कमाई हो जाती। वो कमाई मैं खुद पर खर्च करता था कि अच्छे से अच्छा और अपनी हालत से बेहतर, बहुत ही ज़्यादा अमीर कबीर नज़र आऊँ। कभी कभी न कभी तो कोई अमीर लड़की टकरा ही जाएगी। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब भी यही था और सबसे बड़ा मकसद भी। मेरे दिन रात इसी गर्ज के लिए मेहनत करते गुजरते थे। दूसरी तरफ मेरी अम्मा ने जब देखा कि मैं किसी कामकाज से लग गया हूँ, कुछ न कुछ कमाता हूँ, ठीक है घर में नहीं देता, कम से कम अपने चौंचले तो अपनी कमाई से पूरी कर रहा हूँ, तो अम्मा ने यही समझा कि मुझ पर शायद अम्मा की नसीहतों का असर हो गया और मैं हकीकत को समझ गया हूँ और उसे भी कबूल कर लिया। इसीलिए अम्मा ने मेरे लिए अपने बराबर के तबके में रिश्ते देखने शुरू कर दिए। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी इल्म ना था कि अम्मा मेरी शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रही है। मुझे पता चला तो उस दिन चला जिस दिन सुबह ही सुबह मेरी काम पर जाने से पहले अम्मा ने मुझसे कहा कि बेटा आज काम पर मत जाओ, लड़की वाले तुम्हें और हमारा घर देखने आ रहे हैं। अम्मा की ये बात सुनकर मुझे शदीद हैरत हुई।
अगर लड़की वाले हमारे घर आ रहे थे तो उसका साफ और वाज़ेह मतलब यही था कि अम्मा लड़की देख कर आ चुकी थी। तुमने रिश्ता कब देखा अम्मा? मैंने हैरत से सवाल किया। जवाबन अम्मा खिलखिलाकर हंस दी। बोली, मैं तो 1 महीने से रिश्ते देख रही थी कि कोई 5 एक घर देख चुकी हूँ, लेकिन मुझे उन सब में से ये लड़की उसके घर वाले बहुत अच्छे लगे, इसलिए उन्हें अपने घर पर बुलाया है। अम्मा ने तफसील से बताया कि अमीर कबीर लोग हैं। मैंने फिर पूछा। मेरा ख्याल था कि मेरी अम्मा को मेरी बात याद होगी और अम्मा ने रिश्ता ढूंढते वक्त इस बात को सामने रखा होगा, लेकिन अम्मा ने जवाबन मुझे डांटना शुरू कर दिया और खूब बातें सुनाई। इससे पहले कि मैं अम्मा को कुछ जवाब देता या मैं कुछ समझाता, उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। यकीनन रिश्ते वाले पहुंच गए थे। मैं बुरा सा मुंह बनाकर खामोश हो गया। जो लोग देखने आए थे वो वापस जाते वक्त हाँ कह गए। उन्हें मैं और हमारा घर दोनों पसंद आए। अम्मा तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी, लेकिन मुझे कोई खुशी ना थी। मुझे रिश्ता होने की खुशी सिर्फ तब होती जब लड़की अमीर और कबीर होती। मैं इसे शादी के बाद मेरी भी ऐश हो जाती। दरअसल मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे पैसे, सुख, ऐश व आराम के सिवा और कुछ नहीं सूझ रहा था। इंसानियत और किरदार मेरे सामने बिल्कुल बेमाने हो चुके थे। लेकिन मेरी अम्मा अभी लालच में अंधी नहीं हुई। इंसानी कदरों, इंसानी किरदार को पैसे से ज़्यादा अहमियत देती थी। और लड़की और उसके घर वाले बहुत नेक नाम थे, इसीलिए मेरे एहतजाज और मेरे इनकार को अम्मा ने किसी भी सूरत न माना और मेरी मंगनी के साथ ही मेरी शादी की तारीख तय कर दी। मैं इस सूरत हाल से बहुत दिल बर्दाश्ता था और किसी भी सूरत ये रिश्ता ख़त्म करना चाहता था, लेकिन मेरे लाख चाहने के बावजूद ऐसा होता नज़र नहीं आया। शादी की तारीख 2 महीने के बाद की रखी गई। मैंने इस 2 महीने के अरसे में सर तोड़ कोशिश की, जैसे भी मुमकिन हो इस करीब घर से तय हुआ मेरा रिश्ता टूट जाए और मेरी शादी यहाँ पर किसी सूरत भी ना हो। मेरे लाख ना चाहने के बावजूद भी रिश्ता नहीं टूटा। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। मेरी माँ उस दिन बहुत खुश थी। आखिर ये रिश्ता मेरी माँ की पसंद से था और आज शादी थी। माँ का खुश होना तो बनता ही था। अलबत्ता मेरी शादी वाले दिन मेरे चेहरे पर नहुसत छाई रही और मैं सारा वक्त मुंह फुलाए बैठा रहा। मेरे अंदर इतनी ज़िद और हठ धर्मी आ चुकी थी कि निकाह हो जाने के बाद भी मैं यही सोच रहा था कि मुझे इससे छुटकारा कैसे पाना है। मैं सोचता रहा। आखिरकार सोचते सोचते मेरे जहन में एक शैतानी ख्याल आया और मेरे चेहरे पर वो मकरूह मुस्कुराहट फैल गई। मुझे इस अनचाही शादी और रिश्ते से जान छुड़ाने का आइडिया मिल गया। अब बस मैं इस पर अमल करना बाकी था। फिर ये गरीब लड़की जिससे मेरी शादी हो चुकी थी मेरी ज़िंदगी में कहीं भी नहीं रहती और मैं अपनी पसंद और मर्ज़ी से किसी भी अमीर लड़की से शादी कर लेता और ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारता। मंसूबा तैयार करने के बाद मैं काफ़ी पुरसुकून हो गया था, लेकिन अब मुझे रात होने का इंतज़ार था। मैं बेचैनी से वक्त गुज़रने का इंतज़ार करने लगा कि कब शादी के दिन की सारी रस्में पूरी हों, दुल्हन को कमरे में छोड़कर अपने अपने ठिकानों पर चले जाएं। जब सब अपने अपने रास्ते हो लिए तो मैंने अपने मंसूबे पर अमल करने की ठान ली, लेकिन साथ ही ना जाने क्यों मुझे डर भी लग रहा था। जाहिर है जो मंसूबा मैंने सोचा था वो इतना ख़तरनाक था कि कोई सुनता तो काँप ही जाता। मैं जितनी जल्दी इस मामले को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था, इतना ही ज़्यादा डर भी रहा था। तमाम कामों से फरागत पाकर जब कमरे में आया, अपनी नवी नवेली दुल्हन को बेड पर बैठा अपना मुंतज़िर पाया और उसे देखकर एकदम मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब हुईं और मैंने अपना मंसूबा ना चाहकर भी रद्द कर दिया। कौन जालिम शौहर अपने सामने इतनी प्यारी लड़की पाकर इस मौके को गंवाना चाहेगा, वो भी तब जब वो लड़की उसकी मनकूहा हो और वो उस पर पूरा हक रखता हो। मैं अपने तमाम तर मंसूबे पर पानी फेर कर और साथ ही कुछ अरसे के लिए लानत भेजकर अपनी बीवी की जानिब कदम बढ़ा दिए। शादी तो अब हो ही गई थी।
اب لڑکی امیر تھی یا غریب تھی اس کا کیا کر سکتا، لیکن میری بیوی خوبصورت بھی تھی۔ اسے دیکھ کر دل مزید اس کی جانب مائل ہونے لگتا۔ خیر ہم دونوں میاں بیوی شادی کے کچھ دنوں تک بہت خوش رہے۔ میری بیوی بھی مجھ سے بہت زیادہ خوش تھی۔ شادی کی خوشی میں یہ بھول گیا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کے خلاف ایک منصوبہ بنایا تھا۔ تقریباً 1 ماہ گزر گیا۔ اس دن میری بیوی اپنے میکے جانا چاہتی تھی۔ میں نے اسے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ جاتے ہوئے اس نے کہا کہ میرے پاس آپ کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے، بس دعا کیجیے گا۔ میں نے کہا بتاؤ کیا ہے، لیکن وہ بضد رہی کہ کل بتاؤں گی۔ میں بھی زیادہ ضد نہ کی، اسے میکے چھوڑایا۔ یہ کہہ کر کے شام کو واپس لے جاؤں گا۔ واپس آیا تو بہت دنوں کے بعد مجھے اپنے منصوبہ یاد آیا۔ پہلے تو اپنا سر پیٹا کہ اس پر عمل کیوں نہیں کیا، لیکن اب مزید سوچنے کا وقت بھی نہ تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب ہر حال میں آج رات ہی اپنے منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ میں اس وقت یہ بھول گیا تھا کہ میری بیوی دراصل میرے لیے خوش قسمت ثابت ہوئی ہے، اور ساتھ ہی اس نے کسی سرپرائز دینے کا ذکر بھی کیا تھا۔ میں نے اپنے منصوبے پر کام کرنا شروع کر دیا۔ میری بیوی شام کو اپنے بھائی کے ساتھ واپس آئی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ مجھے اس کی خوشی بڑی عجیب لگی، کیونکہ آج سے پہلے تو اس کو کبھی اتنا خوش میں نے نہیں دیکھا، لیکن مجھے اس وقت ان باتوں سے کوئی غرض نہ تھی۔ مجھے بس اپنے منصوبے کو کامیابی اور رازداری سے مکمل کرنا تھا۔ خیر وہ لمحہ آ گیا۔ کوئی رات کے 2-3 بجے میں چھت پر گیا اور اپنی آواز بدل کر چلا کر اپنی بیوی کو پکارا۔ میری بیوی اس وقت گہری نیند میں تھی، لیکن وہ بدلی ہوئی آواز سن کر ہڑبڑا کر اٹھی۔ پہلے تو ادھر ادھر دیکھا، جب مجھے نہ پایا تو فوراً چھت کی طرف آ گئی۔ میں دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑا تھا۔ وہ جیسے ہی اوپر آئی میں نے پہلے اس کا منہ بند کیا، اس کو مارنا پیٹنا شروع کیا۔ میں نے اس کو اتنا مارا کہ بالآخر اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے جسم کی حرکت مکمل بند ہو چکی تھی۔ میں نے اسے لٹایا اور ہماری چھت پر ایک پرانی ٹنکی پڑی تھی جو استعمال کے قابل نہ تھی، تو میں نے اپنی بیوی کو اس پانی کی ٹنکی میں پھینک دیا، اپنا کام ختم کیا، اور اپنا کام ختم کر کے تمام ثبوت وغیرہ مٹا کر میں آ کر سکون سے بیڈ پر سو گیا۔ میں خوش تھا کہ میں نے اپنے غریب بیوی کو مار دیا ہے۔ کیا دوسری شادی کر سکتا تھا؟ کسی امیر لڑکی کو حاصل کر کے اپنے خواب پورے کر سکتا تھا؟ صبح ہوئی تو میں نے چلانا شروع کیا، میری بیوی بھاگ گئی ہے۔ یہ بات پہلے پورے گھر، پھر محلے، اب رشتہ داروں، بیوی کے گھر والوں تک پہنچ چکی تھی۔ میں رو پیٹ کر ماتم کرنے کا ڈھونگ کر رہا تھا۔ ہائے میری بیوی بھاگ گئی۔ سب لوگ میری بیوی کو برا بھلا کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ میری بیوی کے میکے والے بھی اسے لعنت ملامت کر رہے تھے۔ کیسی لڑکی ہے، اپنے شوہر کی ناقدری کی۔ میں اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا۔ چلو شکر ہے، جیسا منصوبہ سوچا ویسا ہی کامیاب ہوا۔ رو پیٹ کر جب فارغ ہوا تو میں اپنے کمرے میں آیا۔ وہاں میرا موبائل بج رہا تھا۔ میں نے 2 دفعہ کال مس ہونے دی کہ میری بات کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن جب تیسری کال آئی تو تب کال اٹھا کر جو کوئی بھی بول رہا تھا، اس نے جو کہا اس بات سے سچ میں مجھے حیران کر دیا تھا کہ کوئی آدمی بول رہا تھا جس نے میری بیوی کا نام لے کر کہا، آپ کی بیوی کی 5 کروڑ کی لاٹری نکل آئی ہے، کوپن کوڈ لا کر رقم لے جائیں۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے جلدی سے بیوی کے میکے فون کر کے کوپن کا کوڈ پتہ کرنا چاہا۔ انہوں نے کہا ہاں اس نے 1 سال پہلے ایک لاٹری میں حصہ لیا تھا اور اس کا کوپن کوڈ اس کی ٹانگ پر بندھا ہوا ہے۔ یہ سن کر میں فوراً موبائل وہاں پھینک کر چھت کی طرف بڑھا۔ پانی کی ٹنکی کھولی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے ڈر کے مارے ڈھکن وہیں چھوڑ دیا اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا، لمبی سانسیں لینے لگا۔ میں نے ادھر ادھر ڈر کے مارے دیکھا، کہیں کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا۔ میرا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ وہ ٹنکی کا منظر تو میری آنکھوں سے زائل ہی نہیں ہو رہا تھا۔
मेरा दिमाग फौरन काम करना छोड़ गया। लॉटरी को भूल कर अब एक और मुसीबत मुझे अपने इर्द गिर्द मंडलाती हुई नजर आ रही थी। मैंने सोचा तो ये सोचकर ही मैंने दो चार कपड़े हाथ में आए मैंने ठूंस दिए और बैग पैक करने लगा। ख्याल आया कोई पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। मैं कहाँ जा रहा हूँ। सुबह ही मैंने अपनी बीवी भागने का ड्रामा रचाया और अब अगर चंद घंटों बाद खुद भी गायब हो जाऊं तो सबका शक यकीनन मुझ पर ही जाएगा। ये सोचकर मैं सर पकड़ कर बैठ गया। मैं क्या करूं। मेरा यहाँ रहना किसी खतरे से खाली न था। मेरे आगे खाई पीछे कुआं था। मेरा दिल था कि उबल उबल कर बाहर आ रहा था और पहली बार मुझे अपने लालच और ख्वाहिश पर इंतहाई अफसोस हुआ। मैंने अपनी इतनी खूबसूरत बीवी के साथ क्या किया। मैंने सोचा दिन दहाड़े निकलूंगा तो सब मुझ पर ही शक करेंगे, लिहाजा रात का इंतज़ार करना बेहतर था। ये सोचकर बैग पैक किया और बाहर निकल आया। जो थोड़ी दूर रोने धोने का ड्रामा कर रहा था अब मुझे गोया डर के मारे चुप लग गई। अब सबको देख कर डर लग रहा था, जैसे हर कोई मुझे शक की निगाह से देख रहा हो। मैंने बहुत मुश्किल से दिन काटा। मुझसे खाना तक नहीं खाया गया। रात हुई तो मैं कमरे में गया। आधी रात के होने का इंतज़ार कर रहा था। तभी अम्मा मेरे कमरे में आई और उन्हें यूँ अचानक देख कर चौंका। अम्मा की नज़रें मुझे किसी गहरी बात का अंदेशा दे रही थी। अम्मा मेरे पास बेड पर बैठ गई और अम्मा ने मुझसे पूछा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। दोपहर से परेशान लग रहे हो, सब खैरियत है, क्या हुआ। अम्मा के इस गैर मुतवक्को सवाल से मैं घबरा गया। मैंने बात बताने के लिए कहा कि जिस शौहर को बीवी भाग जाए वो परेशान ना हो तो क्या करे। मैंने परेशान सी शक्ल बनाकर कहा, लेकिन अम्मा ने मेरी किसी बात का कोई असर न लिया। तभी अम्मा ने पूछा कि सच सच बता, तेरी बीवी किधर है, क्या किया है तूने उसके साथ। अम्मा के इस सवाल ने मेरी गोया बोलती बंद की। मैंने थूक निकला और खुश्क होंठों पर जबान फेरी। मैं समझ गया था कि अम्मा को अब मुझ पर शक हो गया है। अब उनसे फरार का कोई रास्ता न था और वो मुझसे सारा सच जानकर ही दम लेती। मैंने अम्मा को फिर एतमाद में लेकर सब कुछ अलिफ ताबा हर्फ ब हर्फ सब कुछ बता दिया। अम्मा सारा कुछ सुनकर एकदम गोया शोक में चली गई। उनसे काफ़ी वक्त कुछ बोला भी ना गया। जब बोला गया तो बार बार बस एक ही सवाल कर रही थी कि बेटा ये तूने क्या किया, क्यों किया, किस मुसीबत में डाल दिया। अब नहीं मालूम कि सच क्या है, असल क्या है। अम्मा हाय हाय किए जा रही थी और मेरी जान हवा हुए जा रही थी। अम्मा ने कहा, मुझे तो लगता है तेरी बीवी को कोई जादूगरनी या कोई आसेब है। अम्मा ने ये कहा तूने। मैंने डर के मारे इधर उधर नज़रें फेरी। फिर मैंने अम्मा को बताया कि मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ। अम्मा ने बहुत रोका कि मत जाओ, उल्टा मुसीबत में पड़ जाओगे, वगैरह वगैरह, गरीबों को भी पिसवाओगे। लेकिन मैं उनकी एक ना सुनी और बैग उठाकर घर से निकला। अभी मैं निकलने ही लगा था कि मेरे नंबरों पे मेरे ससुर के कॉल आने लगे। उसने जो कहा इस बात ने मेरे कदमों तले से ज़मीन सरका दी। मैं फ़ौरन वहाँ से भागना चाहा, लेकिन तभी घर के बाहर कुछ लोगों की आवाज़ आई। दरवाज़ा खटखटाने लग गए। मैंने घर वालों से कहा कि दरवाज़ा ना खोलें, लेकिन आने वाले दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ चुके थे और साथ ही पुलिस फायरिंग की आवाज़ें आ रही थी। मेरे हाथ से बैग छूट गया और मैं वहीं सब देख कर सदमे से ज़मीन पर बैठता चला गया। आने वालों में से मेरे ससुर और मेरी सास मौजूद थी। मेरी सास ने खामोश निगाहों से मुझे देखा और जैसे ही थोड़ा आगे होकर साइड में हुई, उनके पीछे देखकर मैं और मेरी अम्मा की एक साथ चीख निकल गई। इस लम्हे मुझे अम्मा की वो बात याद आई कि तेरी बीवी शायद कोई आम इंसान नहीं, जादूगरनी है या कोई आसेब थी। ये सोचकर ही कांप गया। मेरे सास के पीछे जो लड़की थी वो मेरी बीवी थी और मेरे ससुर ने जो बात काल पर की, उसने ये कहा कि तुम्हारी भागी हुई बीवी को हम लेकर आए हैं। मेरी बीवी सही सलामत खड़ी थी और मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने उसको मार कर पानी की टंकी में फेंक दिया था। ये सब सोचकर ही मेरा दिमाग घूमने लगा। आखिर ये सब क्या है। मेरे ससुर आगे आए। उन्होंने कहा, बेटा मैं तुम्हारी भागी हुई बीवी को वापस करने आया हूँ। ये लो, मुझे माफ़ कर देना, मेरी तरबियत ऐसी निकली। लेकिन अब अगर ऐसा कुछ करे तो इसे ज़िंदा ज़मीन में गाड़ देना।
मेरे ससुर ने मेरी बीवी का हाथ मेरे हाथ में देते हुए शर्मिंदा होकर कहा, और ये मैं सोच रहा था कि मुझे वो लोग कत्ल के केस में गिरफ्तार करवाने आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी न कहा। मेरी बीवी को मेरे पास छोड़कर वो लोग वापस पुलिस समेत चले गए, लेकिन मेरे सवालों के जवाब अभी बाकी थे। मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा, वो खामोशी से अंदर चली गई। मैंने अम्मा को सख्त चेहरे के साथ देखा। अम्मा खुद बहुत डरी हुई थी। खैर, हम भी चाहते ना चाहते अंदर गए, जहाँ मेरी बीवी बैठी थी। हमें देखकर उसने खुद बात का आगाज़ किया और कहा, आप लोग यकीनन हैरान होंगे, एक मरी हुई लड़की यूँ जिंदा सलामत कैसे सामने हो सकती है। यकीनन आप लोगों को मेरे ऊपर किसी यासेब या साए वगैरह का गुमान भी हो रहा होगा। मेरी बीवी हम सब से खुसूसन मुझसे कह रही थी, लेकिन उसके लहजे में कोई तंज कुछ भी ना था। मैं और अम्मा जो उस पर आसेब वगैरह का सोच रहे थे, उसने शायद हमारे दिमाग पढ़ लिए। मैं और अम्मा उसकी इस बात पर चौंक गए। मेरी बीवी ने हम सबको देखा और कहा, मैं आप सबको बताती हूँ कि आखिर हकीकत क्या थी। फिर उसने बताना शुरू किया कि शादी से पहले जब मेरी अम्मा ने मेरे सामने ये रिश्ता रखा तो मैं राज़ी ना थी, क्योंकि एक तो आप गरीब थे, ऊपर से मुझे यही गुमान था कि आप बदसूरत भी होंगे। मैं बहुत खूबसूरत थी और चाहती थी कि किसी ऐसे इंसान से शादी हो जो मेरी कद्र करे। मैंने इनकार तो बहुत किया, लेकिन ये मेरी एक भी ना चली। जब आपसे शादी हुई तो मैं बहुत खुश थी। मैंने अपने आप को कोसा था, क्यों अमीरी गरीबी को तौल रही थी। मैं इंसान का किरदार बस अच्छा होना चाहिए। उसके बाद मैंने जैसे जैसे आपके साथ वक्त गुजारा, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि आपकी गुर्बत की ज़िंदगी से बहुत तंग थे। मेरा बहुत दिल करता कि मैं आपके लिए कुछ करूं। उन्हीं दिनों मेरी एक बहन ने एक लॉटरी का बताया। मैंने अपने इस्लामी पैसों से लॉटरी डाली। इनाम निकलेगा तो अपने शौहर को गिफ्ट करूँगी। मैं अपने मायके वालों को समझाया, अगर कभी आपके सामने बात आए तो आप ये कह देना कि लॉटरी 1 साल पहले डाली थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप ये ना समझें कि मैंने गुर्बत देकर लॉटरी डाली है। मुझे लगा था कि शायद आपको बुरा लगेगा। खैर, जब इस दिन मायके जा रही थी तो बहन ने बताया कि तुम्हारी लॉटरी निकल आई है। मैं बहुत खुश थी। मैं मायके गई तो सोचा खुद ही लॉटरी को ओपन कोड देकर निकाल लूँ, लेकिन फिर ख्याल आया जब आपको कॉल आएगी तो आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। इसलिए मैंने बहन को आपका नंबर देकर कहलवाया आपको कॉल करके खुशखबरी दे। मैंने उस दिन आपको कहा था ना, आपको सरप्राइज़ दूंगी। मेरे पास तो लॉटरी वाली खुशखबरी थी और दूसरी ये कि मैं माँ बनने वाली। लेकिन इस सब से पहले आपने मुझे कत्ल करना चाहा। मैंने जब आपको वहशी जानवर की तरह मारते हुए देखा तो सांस बंद करने का ड्रामा किया, क्योंकि मुझे अपनी जान बचानी थी। और यूँ आप मुझे मुर्दा समझकर फेंक कर चले गए। जब आप चले गए तो मैं उठी और रास्ते ज़ख्मों के चुपके से घर निकली और अपनी बहन को कॉल की। वो मुझे लेने आई। उसको मैंने सब बताया। उसने मरहम पट्टी करवाई। मेरी बहन ने कहा, ये तो कत्ल केस है, आपको गिरफ्तार करवाना चाहिए। लेकिन इससे पहले वो ऐसा करती, मैंने उसे बता दिया कि वो मेरे होने वाले बच्चे का बाप है, ऐसा मत करो, मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। फिर मैंने मंसूबा बनाया, खुद उसका अगवा का केस बनाकर पुलिस के हवाले किया। वहाँ से मैके कॉल करवाई। मेरी अम्मी अब्बू आए, उनको बताया कि रात को शौहर के साथ आइसक्रीम खाने गई थी, वहाँ अगवा हो गई और मेरे शौहर को लगा कि मैं भाग गई हूँ। यूँ मैं वापस आ गई और किसी को शक भी नहीं होने दिया। मेरी बीवी ने जब बात ख़त्म की तो मुझे और मेरे घर वालों को हैरत हो रही थी कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो वापस कैसे आ सकती है। लेकिन फिर मुझे समझ आई कि मैं अपना एतमाद खो चुका हूँ। वो बस हमारे होने वाले बच्चे की वजह से आई है, और ये मुजज़ा ही था कि मेरे इस कदर मारने और जालमाना रवैये के बाद भी मेरा बच्चा सही सलामत था। ये सब सोचकर ही मैं अपनी बीवी के कदमों में गिर गया। उससे सच्चे दिल से माफ़ी मांगी और अल्लाह से तौबा की। मैंने अपनी बीवी को
کہا کہ مجھے لاٹری میں نکلنے والا انعام بھی نہیں چاہیے، ہم اسے کسی غریب میں بانٹ دیں گے اور میں محنت کر کے حلال روزی کماؤں گا۔ اس کے بعد سے میری بیوی نے وہ انعام غریبوں میں بانٹ دیا اور میں نے لالچ سے توبہ کر کے بہت محنت سے کمانا شروع کیا۔ میری بیوی بہت عرصے تک مجھ سے دور رہی تھی، لیکن جب اللہ نے ہمیں ایک پیاری بیٹی سے نوازا تو میری بیوی کا دل نرم کیا۔ ویسے ہی میں اس کا بہت شکر گزار تھا۔ اس کے بعد اس کی محبت نے بھی میری دنیا ہی بدل